चलिए दोस्तों, तो केमिस्ट्री के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग फिर से हेलो एल्केन और हेलो एरीन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने इससे पहले क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण और नोमेनक्लेचर नाम लिखना हम लोगों ने सीखा। आज से हम लोग जो है एकदम नए टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में आगे क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले जब हम हेलो एल्केन की बात करते हैं तो हेलो एल्केन में क्या होता है, एक कार्बन होता है और उसके साथ कोई हैलोजन ग्रुप लगा हुआ होता है। हैलोजन ग्रुप क्या है ये आपको मैंने बता दिया है। अब देखिए कहा जा रहा है कि हैलोजन ग्रुप कार्बन और हैलोजन, ये जो बॉन्ड है कार्बन और हैलोजन के बीच की, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति जो है ध्रुवित सहसंयोजी होती है। यानी कार्बन और हैलोजन के बीच का जो ये आबंध बनता है, बॉन्ड बनता है, ये कैसा होता है, ये ध्रुवित सहसंयोजी आबंध होता है। ध्रुवित कहने का मतलब पोलराइज्ड, यानी कि प्लस और माइनस चार्ज आ जाना, यानी कि चार्ज हो जाना। तो देखिए क्यों चार्ज हो गया, एक कार्बन है और एक क्या है, कोई हैलोजन ग्रुप है। अब देखिए कार्बन से हैलोजन ग्रुप की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही ज़्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, किसी एक एटम का किसी दूसरे एटम से, परमाणु से इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो कार्बन और हैलोजन में देखा जाए तो हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन के विद्युत ऋणात्मकता से बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए ये हैलोजन क्या करता है, ये जो बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये हैलोजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करता है और इसीलिए इस हैलोजन पर माइनस चार्ज आ जाता है और इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा हो गया, ध्रुवित हो गया, यानी कि पोलराइज्ड हो गया। और ये जो बॉन्ड है ये सहसंयोजी आबंध है। सहसंयोजी मतलब कोवैलेंट बॉन्ड है। आप लोग जानते होंगे कि अधातु और अधातु के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कैसा होता है, सहसंयोजी बॉन्ड होता है, सहसंयोजी आबंध होता है। तो कार्बन और हैलोजन ये दोनों ही कैसे हैं, तो ये दोनों ही अधातु हैं। तो सहसंयोजी भी हो गए और ध्रुवित क्यों हो गए, तो ध्रुवित विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण हो गए। चलिए ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब देखिए कि इसका फ़ायदा क्या मिलता है हेलो एल्केन को, ध्रुवित सहसंयोजी आबंध होने का फ़ायदा क्या मिलता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके कारण कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं। वो प्रभाव क्या होता है, तो पहला क्या है कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर सकती है। जो हेलो एल्केन है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर सकती है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कार्बन और हैलोजन के बीच के बॉन्ड का ध्रुवित होना। तो कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड जो है वो ध्रुवित हो गए हैं, इसीलिए ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर सकते हैं। तो देखिए नाभिक रागी क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक रागी है। नाभिक रागी के बारे में मैं आपको बता दूं कि नाभिक रागी वो होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है और वो किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की चेष्टा करते हैं। मतलब हमेशा वो किसी दूसरे को, प्लस वाले को, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, यानी कि नाभिक रागी कहते हैं। और प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक को हटाना और दूसरे को जोड़ना, मतलब एक को हटाकर उसके जगह कोई दूसरा आ जाना, ये प्रतिस्थापन है। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किया जाता है हेलो एल्केन के द्वारा इसी प्रकृति के कारण। तो देखिए ये कार्बन और ये हैलोजन है, इसके बीच कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव मतलब आंशिक धनात्मक आवेश, और हैलोजन पर आंशिक ऋणात्मक आवेश आ रहा है। और न्यूक्लियोफाइल जो है इसको पॉजिटिव चार्ज वाले स्पेसीज पसंद होते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये न्यूक्लियोफाइल उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है इस न्यूक्लियोफाइल को, तो ये न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी इस कार्बन पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। और इस पर आक्रमण करते ही ये जो हैलोजन है ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे और हैलोजन जो है माइनस चार्ज यानी कि पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है इसको हम लोग नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जो आगे जाकर हम लोग और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो चलिए, एक तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि इसी चीज़ के कारण, ध्रुवित होने के कारण ही ये विलोपन अभिक्रिया भी कर सकती है। हेलो एल्केन जो है वो विलोपन अभिक्रिया भी कर सकती है, यानी कि इलिमिनेशन रिएक्शन भी कर सकती है। इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई हेलो एल्केन जब क्षार से रिएक्शन करता है, ठीक है, ये क्या है आपका कोई स्पेसीज है, कार्बन है और इस पर देखिए प्लस चार्ज नज़र आ रहा होगा आपको।
तो कार्बन पे प्लस चार्ज नज़र आता है तो इसको कार्बोकैटायन कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए इसका रिएक्शन जो है किसी क्षार के साथ हो रहा है, ठीक है, और क्षार जो होता है उसका काम होता है हाइड्रोजन को लेना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। तो आगे भी ये रिएक्शन आपको आएगा। आप फिलहाल ये बात याद रख लीजिए कि विलोपन अभिक्रिया यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन भी हेलो एल्केन कर सकता है, इसी प्रकृति के कारण, इसी ध्रुवित प्रकृति के कारण। चलिए ये 2 पॉइंट, 2 महत्वपूर्ण बिंदु आप बिल्कुल याद रख लेंगे। अब आगे चलिए हम देखते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बात कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं हेलो एल्केन के बीच में और हेलो एरीन के बीच में। तो ये कहा जाता है कि हेलो एल्केन के कार्बन और हेलोजन के जो ध्रुवित बंध है वो ज़्यादा ध्रुवित होता है। फिर से सुनिए और समझिए कि कहने का मतलब है कि कार्बन और हैलोजन के बीच में जो ये आबंध होता है ना, किसमें, हेलो एल्केन में ये ज़्यादा ध्रुवित होता है। किससे, हेलो एरीन में जो कार्बन और हैलोजन के बीच का बंधन होता है। कहने का मतलब एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्या है आपका, ये कोई हेलो एरीन है और इस पर कोई हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो बॉन्ड है ये कार्बन है और ये हैलोजन है, और ये जो आबंध है ये इसकी जो ध्रुवित वाली प्रकृति है वो कम है। किससे, इससे, ठीक है, ये कम ध्रुवित है इससे। तो हेलो एरीन में कार्बन हैलोजन के बीच का जो आबंध है वो कम ध्रुवित होता है। किससे, हेलो एल्केन के कार्बन हैलोजन के बीच का। अब इससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो और ऐसा होता क्या है, क्यों है ऐसा, इसलिए होता है क्योंकि ये जो हेलो एरीन है इसमें एक खास प्रभाव देखा जाता है, और वो खास प्रभाव क्या है, वो है रेजोनेंस इफेक्ट यानी कि अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव के कारण, देखिए ये अनुनाद प्रभाव, अनुनादी संरचनाएं हैं जो अनुनाद प्रभाव के कारण बनी हैं। तो इस अनुनाद प्रभाव के कारण कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर यानी कि द्विक आबंध की प्रकृति आ जाती है। देखिए कार्बन और हैलोजन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड द्विक आबंध की प्रकृति आ रही है। तो हेलो एरीन में ही ऐसा होता है, हेलो एल्केन में ऐसा नहीं होता है। हेलो एल्केन में कार्बन और हैलोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, इसीलिए इसकी ध्रुवता ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही ये डबल बॉन्ड की प्रकृति आती है तो ध्रुवता हेलो एरीन में कम हो जाता है। तो इसका कारण है अनुनाद प्रभाव। क्या कारण है, अनुनाद प्रभाव इसका कारण है। इस बात को भी आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा। अब देखिए इससे एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है हेलो एरीन में। ये प्रभाव क्या है, ये प्रभाव बताता है कि जो हेलो एरीन है ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकती है, इसकी संभावना बहुत ही कम हो जाती है। अगर ध्रुवता कम हो जाए, कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है इसका ध्रुवता यदि कम हो जाए तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का जो चांस है, जो संभावना है वो बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका प्रभाव ये पड़ता है कि हेलो एरीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं के बराबर करेगी। सिर्फ कुछ केस में एक्सेप्शन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए, तो एक चीज़ यहाँ से निकल के आया कि हेलो एल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर सकता है, हेलो एरीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि हेलो एरीन में कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों आता है, तो अनुनाद प्रभाव के कारण आता है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं हेलो एल्केन को बनाने की विधि। हेलो एल्केन को हम बनाए कैसे, कौन कौन से तरीके हैं इसको बनाने के। तो इसको बनाने की बहुत सारी तरीके हैं। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ एल्कोहल से। एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन हम कैसे बना सकते हैं, इस बात को हम देखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये एक एल्कोहल है आपका, ये कोई एल्काइल ग्रुप है और ये OH लगा हुआ है। एल्कोहल किसको कहते हैं, कार्बन के साथ जब OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह लगा होता है तो इसको हम एल्कोहल कहते हैं। तो देखिए कार्बन है और OH है, ये एक एल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, एक हैलोजन अम्ल के साथ। इसको हम हैलोजन अम्ल, HX का मतलब HCl, HBr, HI, HF, ये सब क्या है आपका हैलोजन अम्ल है। ठीक है, हैलोजन एसिड है। तो एल्कोहल की जब रिएक्शन हम हैलोजन अम्ल के साथ कराते हैं तो हमको एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन मिलता है और साथ में वाटर निकलता है। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है, इसमें मेन क्या होता है, इसमें मेनली ये होता है कि जो OH समूह है, इस OH समूह को यहाँ से हटा दिया जाता है। किसके द्वारा, इस हैलोजन के द्वारा। तो इस OH को हटा के यहाँ पर ये X आ जाएगा। तो देखिए ये OH यहाँ से हट गया और यहाँ पर क्या आ गया, X आ गया, और OH यहाँ से निकला
और OH और H ये दोनों साथ मिलकर H2O बना दिया और R के साथ ये X निकल गया। कहने का मतलब ये अभिक्रिया एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें OH को हटाकर जो हैलोजन होता है वो OH को हटाकर कार्बन के साथ जुड़ जाता है, जिसके कारण एल्काइल हैलाइड बन जाता है। अब देखिए हम बात करेंगे कि इस OH को हटाने का तरीका क्या है। अब यही हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से तरीके से हम इस OH को यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि OH को हटाना भी पड़ेगा, एल्कोहल से OH को हटाना पड़ेगा, तभी जाकर क्या होगा, हमारा एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो अब देखते हैं कि इस OH को हटाने का अलग अलग कौन सा तरीका है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को आप लोग। तो देखिए आप लोग कि OH समूह की प्रतिस्थापन यानी कि एल्कोहल से OH समूह को हटाकर और उसके जगह हैलोजन लगाकर हम क्या कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो देखिए कि OH समूह की प्रतिस्थापन करने की हमारे पास कौन कौन सा तरीका है। तो एक बार तो हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया कराकर OH को हटा सकते हैं, फॉस्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया कराकर हम क्या कर सकते हैं, OH को हटा सकते हैं, और थियोनाइल क्लोराइड से अभिक्रिया करा के हम OH को हटा सकते हैं। तो हम एक एक करके क्या करेंगे, हैलोजन अम्ल के साथ देखेंगे, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ देखेंगे और थियोनाइल क्लोराइड के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हैलोजन अम्ल के प्रभाव से, हैलोजन अम्ल की प्रभाव से कैसे हम OH को हटाकर वहाँ पर हैलोजन लगाकर एल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इसका देखिए मैकेनिज्म, क्रियाविधि आप शॉर्ट में जान लीजिए। ये एल्कोहल है और ये H+ है। H+ कहाँ से आया है, तो हैलोजन अम्ल से आया है। अम्ल, तो अम्ल वो कौन होता है जो H+ देता है, तो H+ कहाँ से आया है, हैलोजन अम्ल से आया है। अब ऑक्सीजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इस H+ को देता है, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आकर ये इस तरह से O और H2 हो जाता है। उसके बाद X-, ठीक है, HX जो आपका है ये H+ और X- में टूट सकता है, अलग अलग हो सकता है। X- बचा हुआ है। अब X- क्या करेगा, ये इस कार्बन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है और ये OH2 जो है यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो RX हो गया, बन गया एल्काइल हैलाइड, और H2O क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये क्रियाविधि होती है। ये जो अभिक्रिया है आपका, ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये है। तो चलिए अब ये अभिक्रियाशीलता हम देखते हैं। अब देखिए एल्कोहल भी है और हैलोजन अम्ल भी है, तो इन दोनों पर निर्भर करेगा ये अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रियाशीलता जो है यानी अभिक्रिया जो है वो दोनों पर निर्भर करेगा, एल्कोहल पर भी और हैलोजन अम्ल पर भी। तो देखिए हैलोजन की जो अभिक्रियाशीलता होती है वो इस तरह से होती है, HI ये सबसे जल्दी अभिक्रिया करेगा, HBr उससे कम, उससे धीरे, और HCl उससे धीमा, और HF सबसे धीमा जो है अल्कोहल से रिएक्शन करेगा। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ये जो यहाँ पर X- आप देख रहे हैं, ये जो X- देख रहे हैं, ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, नाभिक रागी का काम कर रहा है। तो नाभिक रागी का काम क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देना। तो ये क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है। तो जितना जल्दी जो इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना अच्छा क्या होगा, नाभिक रागी होगा। तो यहाँ पर देखिए I- जो है ये सबसे अच्छा नाभिक रागी है, Br- उससे थोड़ा कमज़ोर है, Cl- उससे और कमज़ोर है, और F- बहुत ही कमज़ोर है। तो यहाँ पर I- बहुत ही जल्दी क्या करेगा, कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि कहने का मतलब ये अच्छा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इसीलिए HI का जो अभिक्रियाशीलता है वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तेज़ काम करेगा, ये उससे धीमा, ये उससे धीमा। तो इसी क्रम में क्या हो जाएगा, जिस क्रम में न्यूक्लियोफिलिसिटी है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कहने का मतलब क्या चीज़ है कि नाभिक रागी का जो इलेक्ट्रॉन देने की जो गति है, उनका जो क्रम है, वही क्रम क्या हो जाएगा, हैलोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता का हो जाएगा। एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में 3 डिग्री एल्कोहल अगर हो तो रिएक्शन और तेज़ होगा, 2 डिग्री हो तो थोड़ा कम होगा, और 1 डिग्री हो तो बहुत कम होगा। ठीक है, बहुत ही धीमा होगा। तो आप एक बात याद रख लीजिएगा कि 3 डिग्री एल्कोहल हो जाए और HI हो जाए, 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा, HI सबसे ज़्यादा। तो 3 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन यदि HI के साथ हम करवा दें तो रिएक्शन सबसे तेज़ होगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो भी बहुत अच्छे मात्रा में बनेगा। अब देखिए हम एल्काइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल फ्लोराइड, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए एल्काइल क्लोराइड हमको बनाना हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारा एक एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल, और ये हमारा क्या है, HCl है। तो देखिए 1 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रियाशीलता कम है,
मैंने HCl लिया है, मतलब 1 डिग्री लिया है, तो इसकी अभिक्रिया सबसे कम है। और HCl जो है ये यहाँ पर 3 नंबर पे भी है, तो इसका भी अभिक्रियाशीलता बहुत ही ज़्यादा नहीं है। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिए। क्या चाहिए? एनहाइड्रस ZnCl। एनहाइड्रस मतलब होता है निर्जल, जिसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी ना हो, तब जाकर हमारा जो है क्या बन जाएगा? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि 1 डिग्री अल्कोहल से हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 1 डिग्री अल्कोहल लिया और HCl लिया, ये दोनों ही उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, अभिक्रियाशील नहीं है, तो इसके लिए हमको एनहाइड्रस ZnCl2 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये रिएक्शन होगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या है? ये इथाइल क्लोराइड है। ठीक है, उसके बाद देखिए नोट करने वाली बात क्या है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री जो अल्कोहल है, अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री हमको एल्काइल क्लोराइड बनाना हो, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल क्लोराइड बनाना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? HCl भी लेंगे और उसके लिए जो है हम ZnCl2 भी लेंगे। तो HCl और ZnCl2 ये दोनों लेने के बाद ही 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल से हम एल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं। एल्काइल क्लोराइड बनाने की बात हो रही है, तो एल्काइल क्लोराइड में तो हम HCl को ही लेंगे, तभी ना ये Cl लगेगा कार्बन के पास, तो हम HCl इसीलिए ले रहे हैं। ये क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हमको अल्काइल फ्लोराइड नहीं बनाना है, हमको एल्काइल क्लोराइड बनाना है। तो HCl तो हमारा फिक्स हो गया, लेकिन एल्कोहल को हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। 1 डिग्री दे के देख सकते हैं, 2 डिग्री करके देख सकते हैं, 3 डिग्री करके देख सकते हैं। तो इस केस में आपका क्या है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री देख लीजिए, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री का अगर रिएक्शन हम HCl के साथ कराते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि HCl के साथ हमको निर्जल ZnCl2 देना पड़ेगा, तब जाकर ये रिएक्शन पूरा होगा। लेकिन यदि 3 डिग्री अल्कोहल से हमको क्या करना होगा? एल्काइल क्लोराइड बनाना है 3 डिग्री अल्कोहल से, तब हम क्या करेंगे? ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है, तब उसमें हम क्या करेंगे कि हमको ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होगी, ZnCl2 की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि 3 डिग्री जो एल्काइल क्लोराइड है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा, देख लीजिए, इसीलिए हमको यहाँ पर ZnCl2 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये रिएक्शन आसानी से कमरे के तापमान पर ही हो जाएगा। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री एल्काइल क्लोराइड हमारा बन गया। तो जब एल्काइल क्लोराइड बनाना है तो हम इसको लेंगे ना, इसको नहीं लेंगे, लेकिन एल्कोहल हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और 1 डिग्री 2 डिग्री बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, अभिक्रियाशील नहीं है, इसीलिए हमको HCl के साथ ZnCl2 भी लेना पड़ता है। लेकिन 3 डिग्री बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, अभिक्रियाशील है, इसीलिए बिना इसके ही हमारा काम चल जाता है। क्लियर हो गया आपको? रूम टेम्परेचर पर, कम तापमान पर ही ये ऐसा हमारा जो है प्रोडक्ट वो बन जाता है। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है लूकास अभिकर्मक क्या होता है, लूकास रीएजेंट क्या होता है। तो कंसंट्रेटेड HCl, सांद्रित HCl और निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? लूकास अभिकर्मक बोलते हैं। तो लूकास अभिकर्मक की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, लूकास अभिकर्मक की आवश्यकता पड़ रही है 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल से। अगर हमको एल्काइल क्लोराइड बनाना हो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल से, यदि एल्काइल क्लोराइड बनाना हो, तब हमको HCl भी चाहिए और निर्जल ZnCl2 भी चाहिए, यानी कि HCl भी हो गया, ZnCl2 भी हो गया, मतलब कि लूकास अभिकर्मक की आवश्यकता हमको 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, 3 डिग्री अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए हमको लूकास अभिकर्मक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ZnCl2 हमको नहीं चाहिए, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल अपने आप में अभिक्रियाशील है। हो गया आपको क्लियर? तो चलिए करते हैं अब आगे की बात। तो देखिए वो मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर एक और पॉइंट आप याद रख लीजिए कि 1 डिग्री अल्कोहल से हमको क्या हो? एल्काइल हैलाइड बनाना हो तो वो SN2 पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 तरह से होती है, एक SN2 और एक SN1। आगे मैं ये आपको बताऊंगा। तो 1 डिग्री जो अल्कोहल होगा वो SN2 से, और 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अल्कोहल होगा वो SN1 से क्या करेगा? SN1 के द्वारा क्या करेगा? वो अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाएगा। तो चलिए, हमने आपको एल्काइल क्लोराइड के बारे में बताया कैसे बनाया जाएगा। तो एल्काइल क्लोराइड के लिए हमको HCl लेना पड़ेगा और साथ में कहीं पर ZnCl2 लेना पड़ेगा, यानी लूकास अभिकर्मक, और कहीं पर ZnCl2 नहीं लेना पड़ेगा। कहाँ नहीं लेना पड़ेगा? 3 डिग्री में, क्योंकि 3 डिग्री वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्कोहल। ठीक है, तो चलिए अब एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो हमको HBr लेना पड़ेगा।
ये बात तो फिक्स है। क्या लेना पड़ेगा? HBr लेना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से मैं इस क्रम को लिख देता हूँ। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा? HBr लेना पड़ेगा। तो एल्कोहल के साथ HBr को क्या करना है? हमको रिएक्शन कराना है, तब ये OH यहाँ से हटेगा तो क्या हो जाएगा आपका C2H5Br और प्लस H2O ये हो जाएगा। तो देखिए इस अभिक्रिया में क्या एल्काइल ब्रोमाइड बनाने में क्या है कि एल्काइल ब्रोमाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है HCl से, ठीक है। तो वहाँ पर HCl के साथ ZnCl2 देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर हमको कहीं भी नहीं देना पड़ेगा ZnCl2। यहाँ पर सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि C2H5OH यानी कि इस अल्कोहल में इस HBr को डालकर और इसको बस इससे करके इसको क्या करना है? उबाल देना है। इसको उबाल देना है, कुछ समय तक उबालना है 48% HBr लेके। कंसनट्रेटेड यानी सांद्रिक H2SO4 की उपस्थिति में यहाँ पर ZnCl2 की बात नहीं होगी, यहाँ पर लुकास अभिकर्मिक कभी की भी जो है बात नहीं होगी। तो ये हो गया। तो C2H5Br यानी कि ये क्या चीज़ हो गया? ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड और साथ में क्या बन रहा है? H2O बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद क्या है? C नंबर में यानी कि एल्काइल आयोडाइड बनाना है। तो एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए क्या करना होगा? क्या लेना पड़ेगा? तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा HI, ठीक है। यहाँ पर HBr लेना पड़ेगा हमको एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए। इसको उबालना पड़ेगा सांद्रित H2SO4 के साथ, तो हमारा जो है इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। लेकिन इस स्थिति में एल्कोहल को हम क्या करेंगे? HI के साथ सिर्फ गर्म करेंगे। यहाँ पर उबालना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि HI जो है वो और ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, तो यहाँ पर हमको जो है उबालना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अल्कोहल के साथ 57% HI को गर्म करेंगे तो हमारा जो है ये एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, H2O बन जाएगा। एक और तरीका होता है एल्काइल आयोडाइड को बनाने का, वो ये तरीका है। एल्काइल आयोडाइड से को बनाने का ये तरीका है, एल्कोहल को पोटासियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराकर गर्म करके हम क्या कर सकते हैं? एल्काइल आयोडाइड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये एल्काइल आयोडाइड बन रहा है इसकी उपलब्धि ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट चाहिए तो हम इस तरीका को भी अपना सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मली हमको कराना है रिएक्शन, तो उस रिएक्शन को हम लोग सीधा क्या करेंगे? एल्कोहल को HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे 57% के साथ और सिर्फ गर्म कर देंगे। यहाँ पर हमको जो है H2SO4 भी नहीं चाहिए, यहाँ पर H2SO4 भी नहीं चाहिए। तो पहले वाले में ZnCl2 H2SO4 दोनों लग रहा था, बाद में एक समय ऐसा आया जो सिर्फ क्या लग रहा था हमको? सिर्फ जो है H2SO4 लग रहा था, और इस समय देखिए कि H2SO4 भी नहीं लग रहा है। इसका कारण क्या है कि जो HI है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जैसे जैसे अभिक्रियाशीलता बढ़ती जा रही है तो रिक्वायरमेंट जो है वो कम होता जा रहा है, बहुत ही आसानी से रिएक्शन अभिक्रिया जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको H2SO4 भी नहीं चाहिए और हमारा 57% HI लेकर इसके साथ गर्म करने पर हमारा जो है ये प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो बहुत ही आसानी से हमारा ये काम हो जाता है। और जब एल्काइल फ्लोराइड बनाने का बात आएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एल्काइल फ्लोराइड देख लीजिए बहुत ही ये कम क्या है? अभिक्रियाशील है। इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, इतनी कम है कि हम कुछ भी देकर इस रिएक्शन को नहीं करा पाएंगे, इस अभिक्रिया को नहीं करा पाएंगे। तो आपने देखा कि एल्कोहल से OH को हटाकर हैलोजन अम्ल के द्वारा OH को हटाकर किस तरह से हम लोग एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये बना सकते हैं, एल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? हैलोजन अम्ल की मदद से एल्कोहल से क्या बनाना? हैलोजन अम्ल की मदद से एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना। तो वहाँ पर देख रहे हैं आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग हो रहा है अभिक्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है ना। कहीं पर लुकास रिएजेंट लग रहा है, कहीं पर सिर्फ जो है H2SO4 लग रहा है, कहीं पर वो भी नहीं लग रहा है, सिर्फ गर्म करना पड़ रहा है, कहीं पर उबालना पड़ रहा है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ रहा है। तो ये अंतर हो जाता है, ये सारा डिपेंड करता है अभिक्रियाशीलता पर। तो इस बात को आप ज़रूर याद रखिएगा कि अभिक्रियाशीलता जो है इस पर ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा आपका निर्भर करता है। तो अब चलिए आगे देखते हैं। फॉस्फोरस हैलाइड की प्रभाव से, हैलोजन अम्ल की प्रभाव से हमने देखा कि किस तरह से एल्कोहल के OH को हटाकर और वहाँ पर हैलोजन को लगाकर एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। फॉस्फोरस हैलाइड की प्रभाव से कैसे हम ये काम कर सकते हैं, इस चीज़ को देखिए। ये हमारा एक एल्कोहल है, ठीक है, ये हमारा एक एल्कोहल है, ये 3 मोल एल्कोहल है। कितना मोल है? 3 मोल एल्कोहल है। इस एल्कोहल की अभिक्रिया हम PX3 के साथ करा रहे हैं। PX3 हमारा यहाँ पर PCl3 हो सकता है या PBr3 हो सकता है, ठीक है, फॉस्फोरस क्लोराइड, फॉस्फोरस ब्रोमाइड। तो यहाँ पर क्या होगा
PX3 के साथ रिएक्शन कराने पर हमारा जो है 3RX 3 मोल जो है हमारा 3 से क्या है हमारा मोल है 3 मोल हमारा जो है एल्काइल हैलाइड बन जाएगा और साथ ही हमारा H3PO3 जो है ये एक अम्ल बन जाएगा। इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन या एग्जाम्पल समझ लीजिए कर रहे हैं कि देखिए 3CH2H5OH है हमारा, ठीक है। PCl3 के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा C2H5Cl हो जाएगा, ये क्लोरीन जो है यहाँ पर आ जाएगा और H3PO3 हमारा जो है वो बन जाएगा। उसी तरह हम PCl5 के साथ भी रिएक्शन कराकर हम एल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, एक ये अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल है प्रोपाइल अल्कोहल, इसका रिएक्शन हम PCl5 के साथ करा रहे हैं। तो PCl5 के साथ रिएक्शन कराने पर हमारा जो है ये प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा और इसके साथ ही हमें जो है एक नया चीज़ देखने को मिलेगा POCl3 और HCl। यहाँ पर आपको H3PO3 मिलेगा लेकिन यहाँ पर आपको POCl3 और HCl अलग से मिल जाएगा, ठीक है, जब हम PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं। और PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा H3PO3 बनता है एल्काइल हैलाइड के अलावा, बस यही अंतर है। अब देखिए कि एल्काइल ब्रोमाइड हमको बनाना हो और एल्काइल आयोडाइड बनाना हो तो इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो इसके लिए हमें एल्काइल ब्रोमाइड के लिए PbR3 चाहिए और एल्काइल आयोडाइड के लिए PI3 चाहिए, ठीक है, ये चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है तो अल्कोहल में हम क्या कर रहे हैं, अलग से डायरेक्ट हम जो है PCl3 या PCl5 डाल रहे हैं अल्कोहल के साथ। लेकिन जब हमको एल्काइल ब्रोमाइड बनाना हो और एल्काइल आयोडाइड बनाना हो तब हम डायरेक्ट ये नहीं डालते हैं, तब हम क्या करते हैं कि ये क्या है आपका, ये फास्फोरस है। कौन सा फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है। तो रेड फास्फोरस में आयोडीन डाल देते हैं, ठीक है, अल्कोहल है उसमें रेड फास्फोरस डाल दिए और उसी में आयोडीन डाल दिए तो वहीं पर क्या होता है हमारा PI3 बन जाता है या PbR3 बन जाता है। तो जो PI3 और PbR3 हमको चाहिए, पोटासियम आयोडाइड और पोटासियम ब्रोमाइड जो हमको चाहिए, फास्फोरस आयोडाइड और फास्फोरस ब्रोमाइड जो हमको चाहिए वो हमको उसी रिएक्शन मिक्सचर में मिलकर जो है बनकर जो है मिल जाएगा। हमको अलग से डायरेक्ट ये डालने की ज़रूरत नहीं है। हम अल्कोहल लेंगे, उसमें हम जो है आयोडीन डालेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, फास्फोरस डालेंगे, हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो अल्कोहल से हमारा जो है ये RX बन जाएगा, वो RBr होगा और RI होगा, ठीक है। तो एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट डालने की आवश्यकता नहीं है। उस केस में हम रिएक्शन मिक्सचर लेंगे, जहाँ पर रिएक्शन हो रहा है वहाँ पर अल्कोहल लेंगे, उसमें फास्फोरस डालेंगे, रेड फास्फोरस, और उसमें हम क्या करेंगे, सीधा हैलाइड डाल देंगे। हैलाइड हमारा या तो ब्रोमीन होगा या तो आयोडीन होगा और यहीं से क्या होगा, हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा, PI3 और PbR3 बनकर तैयार हो जाएगा। और डायरेक्ट इसका रिएक्शन इसके साथ होने के बाद RX बन जाएगा। RX के जगह पर आपका RBr और RI हो सकता है। तो कहने की आवश्यकता ये है, कहने का मतलब ये है कि हमको एल्काइल ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाने के लिए हम रेड फास्फोरस डालेंगे, आयोडीन और ब्रोमीन डालेंगे, हमारा ये चीज़ बन जाएगा और ये फिर अल्कोहल से रिएक्शन करके हमारा एल्काइल हैलाइड को बना देगा। तो चलिए फास्फोरस हैलाइड के प्रभाव से हम किस तरह से OH को हटाकर एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं ये भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया गया है। अगली क्लास में हम देखेंगे एक और बच गया इसमें, वो क्या बच गया, हेलोजन अम्ल की प्रभाव से, फास्फोरस हैलाइड के प्रभाव से, और तीसरा नंबर थियोनाइल क्लोराइड के प्रभाव से। तो थियोनाइल क्लोराइड से जब हम बनाने के लिए जाएंगे तो सिर्फ हमारा एल्काइल क्लोराइड ही बनेगा। थियोनाइल क्लोराइड से बनाने जाएंगे तो सिर्फ एल्काइल क्लोराइड ही बनेगा। लेकिन इन सब से हम क्या कर रहे हैं, हेलोजन अम्ल से सिर्फ एल्काइल क्लोराइड नहीं बन सकता था, बाकी सब बन सकता था। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हमको PCl3 और PbRI3 बन रहा है, ठीक है ना, ये भी बन रहा है। और साथ ही हमारा जो है एल्काइल ब्रोमाइड भी बन रहा है, एल्काइल क्लोराइड भी बन रहा है और एल्काइल आयोडाइड भी बन रहा है। एल्काइल फ्लोराइड तो यहाँ पर भी नहीं बनेगा। आगे जो है तीसरा नंबर में, उसमें क्या चीज़ है आपका, उसमें है थियोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो थियोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर सिर्फ हम ये बना सकते हैं, उस रिएक्शन से इसके बाद वाला जो हमारा तरीका है उससे हम सिर्फ एल्काइल क्लोराइड ही बना सकते हैं। लेकिन इससे और इससे पहले वाले से हम एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड और अल्काइल आयोडाइड तीनों बना सकते हैं। एल्काइल फ्लोराइड किसी से भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, अनरिएक्टिव है और मतलब जो है अभिक्रियाशील वो नहीं है। तो ठीक है,
अब देखिए थियोनाइल क्लोराइड के प्रभाव से, ये तीसरा नंबर हमारा है थियोनाइल क्लोराइड के प्रभाव से। तो थियोनाइल क्लोराइड के प्रभाव से भी एल्कोहल का OH हटाकर एल्काइल हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं। तो देखिए एल्कोहल का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, थियोनाइल क्लोराइड के साथ। ये थियोनाइल क्लोराइड है, किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में, तब जाकर हमारा एल्काइल क्लोराइड बनता है, SO2 गैस बनता है और HCl गैस बनता है। अब देखिए ये जो अभिक्रिया है या ये जो विधि है, इसका एक फ़ायदा भी है एक नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि ये जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और HCl गैस है। तो दोनों ही गैस क्या होता है, रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास जो हमको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट बच जाता है। तो आसानी से वो प्रोडक्ट की हम पहचान करके उसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों गैस पहले ही अलग हो जाता है। ठीक है। और एक ये क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। कमी क्या है, कमी ये है कि इस विधि से सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एल्काइल क्लोराइड ही बना सकते हैं। सिर्फ इस विधि से एल्काइल क्लोराइड ही बना सकते हैं, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड नहीं बना सकते हैं। और एल्काइल फ्लोराइड की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। तो थियोनाइल क्लोराइड की प्रभाव से हम लोग एल्कोहल से थियोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा के पिरिडीन की उपस्थिति में एल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं, जो कि हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस जो है यहाँ से आसानी से बाहर निकल जाता है। ये इसका फ़ायदा है। नुकसान ये है कि इससे हम सिर्फ एल्काइल क्लोराइड ही बना सकते हैं। तो चलिए आज मैंने आपको क्या बताया कि एल्कोहल से किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं एल्कोहल की मदद से। ठीक है। तो एल्कोहल की मदद से आप सीख गए कि किस तरह से हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। आगे जो है आपको मैं बताऊंगा एल्कीन से किस तरह से एल्काइल हैलाइड बनाया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। थैंक यू।